ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग ने चिंता बढ़ा दी है। इस साल भारत की रैंकिंग पिछले साल से भी नीचे चली गई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत इस साल 107वें पायदान पर है। भारत की स्थिति पाकिस्तान, नेपाल से भी ज्यादा खराब है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 99वें स्थान पर है, नेपाल 81वें और बांग्लादेश 84वें स्थान पर है। आर्थिक दिक्कतों से जूझ रहे श्रीलंका को इस लिस्ट में 64वें स्थान पर रखा गया है। गौर करने वाली बात यह है कि सूडान, रवांडा, इथियोपिया जैसे देश भी लिस्ट में भारत से ऊपर हैं। 2020 में हंगर इंडेक्स में भारत 94वें स्थान पर था। 2021 में भारत 7 रैंक गिरकर 101 पर आ गया। इस साल फिर भारत की रैंकिंग में 6 पायदान की गिरावट हुई है। पिछले साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट पर सरकार ने सवाल उठाए थे। सरकार ने इसे जमीनी हकीकत से बिल्कुल अलग बताया था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस लिस्ट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी वाले भाषण तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाकर देते हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में हम 107वें स्थान पर हैं। 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने में भी 106 देश, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक हमसे बेहतर हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का भी इस पर ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है, अमृतकाल का भौकाल, वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 2022 में सूडान, रवांडा, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान ने भी भारत को पछाड़कर बेहतर स्थान प्राप्त किया। 121 देशों की सूची में भारत 107वें स्थान पर है। शर्मनाक। ये भाजपाई बचा खुचा देश और संपत्ति भी अपने पूंजीपति मित्रों को बेच देंगे। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, इस हंगर इंडेक्स में जो रैंकिंग है उसका मतलब क्या होता है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें, और भारत क्यों खिसकता जा रहा है नीचे? देखिए, इसमें ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो एक टूल है, एक पैमाना है कि किसी भी एक देश में खाद्य सुरक्षा जो है उसके दायरे में कितने लोग आते हैं, जनसंख्या का कितना बड़ा हिस्सा खाद्य सुरक्षा के दायरे में है और कितना बड़ा हिस्सा है जो खाद्य सुरक्षा के दायरे से बाहर है, यानी वो असुरक्षित है। फूड इनसिक्योरिटी का जो स्तर है वो काफी ज्यादा है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स को एक बहुत ही क्रेडिबल एक पैमाना माना जाता है पूरी दुनिया में, क्षेत्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी की क्या स्थिति है इसके आकलन के लिए। और इसलिए अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि भारत में खाद्य सुरक्षा को लेकर जो स्थिति है वो बेहद गंभीर है, तो निश्चित तौर पर इससे बहुत सवाल खड़े होते हैं। कादम्नी, आप देखिए जो रैंकिंग है उसमें भारत लगातार घिसकता जा रहा है। पिछले 2 साल में 2020 में भारत को 94वां स्थान मिला था, 2021 में भारत 101वें स्थान पर रहा था 116 देशों में, और अब वो घिसक कर 107 पर चला गया है। इसका सीधा मतलब है कि कोरोना संकट के दौरान जो पहले लॉकडाउन लगा और हमने देखा था कि 1 करोड़ 13 लाख के आसपास जो मजदूर थे वो पैदल चलकर अपने अपने होम स्टेट, अपने अपने घर वापस जाने को मजबूर हुए थे। ये वो लोग थे जिनका रोजगार छिन गया था और जिनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, और उसके बाद से इनमें से एक बड़ा तबका वापस लौट कर भी आया। लेकिन जो आर्थिक संकट भारत ने झेला है 2020 और 2021 में, उसका मुझे लगता है एक रिफ्लेक्शन आपको इस हंगर इंडेक्स में बहुत साफ तौर पर दिखता है। महत्वपूर्ण ये भी है कादम्नी कि मार्च के आखिरी हफ्ते में 2020 में जब लॉकडाउन लगाने का ऐलान हुआ था, उसके 2 दिन बाद ही वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू करने का ऐलान भी किया था, और उसके तहत 5 किलो चावल या गेहूं मुफ्त में बांटा गया करीब 80 करोड़ लोगों को। वो योजना अब भी देश में जारी है दिसंबर तक, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करीब 20 महीने तक इस योजना को जारी रखना पड़ा है सरकार को। और उसके बावजूद जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में ये जो भारत की रैंकिंग सामने आई है वो बहुत साफ तौर पर दर्शाती है कि इस मुफ्त राशन योजना के बावजूद भारत में एक बहुत बड़ा तबका है गरीब लोगों का जो खाद्य असुरक्षा झेल रहा है। और मुझे लगता है कि अब भारत सरकार को नए सिरे से एक रणनीति बनानी होगी। कुछ दिन पहले आरएसएस के एक बड़े नेता ने भी सार्वजनिक तौर पर कहा था कि भारत में गरीबी का संकट बड़ा हो रहा है और वो एक डेमन, एक राक्षस की तरह हमारे सामने खड़ा है। मुझे लगता है कि एक बार फिर जो एक डिस्कोर्स है राष्ट्रीय स्तर पर, इस पर एक नया डिस्कोर्स गरीबी पर और खाद्य असुरक्षा पर वो फिर से बनता दिख रहा है। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा
कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है, क्योंकि जो गरीब देश है नेपाल और भारत से, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत छोटी है, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका में एक आर्थिक संकट रहा है, इन देशों का भी रिकॉर्ड खाद्य सुरक्षा के मामले पर भारत से कहीं बेहतर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाया गया है, जो भारत के लिए एक बड़ी चिंता की बात है। कादम्बरी, बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस चर्चा के लिए, और निश्चित तौर पर भारत के लिए ये चिंता की बात है। आगे इस पर क्या कदम उठाती है सरकार, ये देखना बड़ा अहम होगा। और जम्मू कश्मीर से अहम खबर है। शोपियां में एक बार फिर से एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई है। आतंकी हमले में कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई है। पूरन कृष्ण भट्ट नाम के शख्स थे जिनकी हत्या की गई। उन्हें गोली मारी गई। गंभीर हालत में अस्पताल वो ले जाए गए थे। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इसके बाद नाराज कश्मीरी पंडितों ने खूब प्रदर्शन किया और सुरक्षा की मांग की। हम यहाँ थे, बाग में थे, तो पीछे से पता चला कि किसी को गोली मारी गई। तो हम दौड़ते आ गए यहाँ पे, तो यहाँ देखा, यहाँ खून गिरा था। और जब हम देखने लगे तो तब तक उसको अपना भतीजा ले गया था बाइक पे अस्पताल में। तो वहाँ से फिर वो एम्बुलेंस में शायद शोपियान ले गए। तो फैमिली क्या है इसकी? फैमिली इसकी 2 बच्चे हैं छोटे, एक लड़की है बड़ी और एक लड़का है। उसका भाई भी इधर है, उसके बच्चे भी 5th में पढ़ता है और बच्ची शायद 7वीं में पढ़ती है। तो यानी घर में इनका सब कुछ घर में ही था। इनका कोई नौकरी वोकरी नहीं है, कुछ नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड था, यहीं पे बाग बगीचा करता। बेचारा घर से भी बाहर नहीं निकला इन दिनों, वो अंदर ही बैठता। तो डर लग रहा है? बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। यहाँ तो आता नहीं है, यहाँ बहुत डर लगता है। कश्मीरी पंडित को, पूरन जी को मारा गया है और उनकी मृत्यु हो गई। वो जिन्होंने यहाँ पे जिनकी गार्ड थी, और अगर उन्होंने उनका अंदेशा नहीं था या उनका रहते हुए इंसिडेंट हो गया, तो बिल्कुल हर एक जिम्मेदार, वही नहीं बल्कि इस इलाके के जो भी ऑफिसर जिम्मेदार थे, वहाँ तक बात जाएगी। हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे आपको पता ही है कि TFF ने इसको क्लेम किया है, KFF ने इस पे कश्मीर फ्रीडम फाइटर करके उनका एक प्रॉक्सी नेम है, उसने क्लेम किया है। एक और बेगुनाह शख्स का कत्ल। पूरन कृष्ण भट्ट को अपने ही घर के नज़दीक ही मार दिया गया। पुलिस ने कहा कि अपने बागीचे में सेब के बाग में जा रहा था। उसके रिश्तेदारों का कहना है कि नहीं, अपने घर के बिल्कुल बाहर था, डर की वजह से पहले ही कहीं नहीं जा रहा था। और पूरन कृष्ण को, एक बेगुनाह शख्स को मार दिया गया। ये पहली हत्या नहीं है एक कश्मीरी पंडित की। शायद इसलिए मारा गया कि उसका नाम था, वरना पूरन कृष्ण ने किसका क्या बिगाड़ा था। एक निर्दोष शख्स, अपने घर में एक बाग था जिसकी वो सेब बेच के वो कमाई करता था, अपनी फैमिली को पालता था। 2 बच्चे हैं उसके रिश्तेदारों के मुताबिक दोनों स्कूल में पढ़ते हैं। तो कुल मिला के किस तरह से 1.5 साल से एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि कश्मीरी पंडित हो, लेबरर हो बाहर का या कोई और, किस तरह मारा जाता है। मिलिटेंट को मार के इस समस्या का हल नहीं निकलता है। 2 महीने पहले, इससे पहले शोपियां के इलाके में सुनील कुमार भट्ट को अपने बाग में, सेबों के बाग में मारा गया। सिक्योरिटी भी वहाँ थी, उसके घर में थी, उसके बावजूद भी मारा गया। यहाँ भी सिक्योरिटी घर में थी, उसके बावजूद भी मारा गया। शायद कल पुलिस बताएगी कि मिलिटेंट जिन्होंने इसको मारा है मार दिया, लेकिन उससे जो मारना कभी ख़त्म नहीं होता है। पिछले 150 दिनों से कश्मीरी पंडित प्रोटेस्ट कर रहे हैं जम्मू में, यहाँ माइग्रेंट कैंपों में, कि हमें जम्मू रिलोकेट कीजिए क्योंकि हम यहाँ सेफ महसूस नहीं कर रहे। 150 दिनों से वो ड्यूटी अटेंड नहीं करते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि सरकार के जब अपने ही मुलाजिम इतने डरे हुए हैं कि वो सरकारी दफ्तर में जाने से डरते हैं कि कोई उनको बंदूक लेके न मारे, तो हालात अंदाज़ा लगा सकते हैं। सरकार कहती है कि बिल्कुल हालात ठीक है, मिलिटेंसी का खात्मा बिल्कुल करीब है, जो गृह मंत्री अमित शाह ने अपने दौरे में बताया। लेकिन इस वक्त भी जम्मू में प्रदर्शन चल रहे हैं इस हत्या के खिलाफ, और ये कश्मीरी पंडित ये पूछ रहे हैं कि उनको किस तरह सुरक्षा मिल जाए, ताकि वो न सिर्फ, क्योंकि एक सुरक्षा नहीं कि आप उनके घर के बाहर ये लगाओ कि कहीं पहरा लगा, लेकिन जब वो बाहर जाए तो किस तरह जाए।
आज पूरन किशन को किस तरह मारा गया, सुनील कुमार को किस तरह मारा, राहुल भट्ट को मई में जब अब मजिस्ट्रेट के दफ्तर में मारा गया तो पूरा बवाल मचा कि भाई हम किस तरह यहाँ रहेंगे। और तब से आज तक चाहे कश्मीरी पंडित हो या शेड्यूल कास्ट एम्प्लॉयज़ जो जम्मू से हैं वो भी दफ्तर में नहीं आ रहे हैं, उनके कई एक एम्प्लॉयज़ को भी यहाँ मारा गया। तो सीरीज़ ऑफ जो टारगेट अटैक्स हो रहे हैं, कश्मीरी पंडित हो, माइग्रेंट वर्कर हो या दूसरे लोग हो जो कश्मीर में काम कर रहे हैं, ये बंद नहीं होते हैं। थोड़ी देर के लिए खामोशी होती है, उसके बाद किसी और शख्स को मारा जाता है। कल कोई और था, आज पूरन कुमार है, किसी को मालूम नहीं उसके बाद कौन होगा। सरकार तो ये बताएगी कि मिलिटेंसी का खात्मा नज़दीक है, लेकिन जो ज़मीन पे हालात हैं, एक बेगुनाह शख्स, आम शख्स अपने आप को महसूस नहीं कर रहा है। जाहिर सी बात है पूरन कुमार को शायद इसीलिए कत्ल किया गया, उसका नाम क्या है, कश्मीरी पंडित है वो, इसीलिए कत्ल किया गया। ये हालात क्यों बने? 2003 से 2020 तक 18 साल में 21 तक 18 साल में क्यों कोई कश्मीरी पंडित पे अटैक नहीं हुआ? उसके बाद ही क्यों ये अटैक शुरू हुई है और रुकते भी नहीं हैं? क्या कोई इन सवालों का जवाब दे सकेगा? लेकिन ये आम निहत्ते कश्मीरी पंडित हैं, माइग्रेंट वर्कर हैं, शेड्यूल कास्ट, जिनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। और अगली खबर भी जम्मू कश्मीर से है, जहां पर बांदीपुरा में आईईडी बरामद हुआ। बांदीपुरा सोपोर मार्ग पर यह आईईडी मिला। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। एहतियातन बांदीपुरा सोपोर मार्ग पर ट्रैफिक भी रोका गया। आज सवेरे जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की रोड ओपनिंग पार्टी है, उन्होंने एक आईडी को, जिसका वजन कहा जाता है 15 से 16 किलो है, तो इसका मतलब है काफी तबाही मचा सकती थी अगर ये हमला करने में कामयाब हो सकते थे। उसको डिटेक्ट किया सुरक्षा फोर्सेस ने, फिर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड वहां पहुंच के उस आईडी को डिफ्यूज करके उसको ब्लास्ट किया गया। और कई एक कोशिशें हुई हैं पिछले एक महीने से आईडी अटैक करने की। कई बार सुरक्षा फोर्स ने इस तरह की कोशिशों को नाकाम बनाया, चाहे पिछले दिनों पुलवामा में हो या ये कुठवा में हो। कुठवा में हाल ही के दिनों में पुलिस ने वहां आईडीज बरामद कर दी, स्टिक्स बॉम्ब बरामद कर दी, जो कुठवा और जम्मू इलाके में वो इस्तेमाल करना चाहते थे। कुल मिला के जो मिलिटेंसी की कोशिशें हैं वो बराबर जारी हैं, लेकिन सुरक्षा फोर्स की चौकसी जाहिर है कि किस तरह से उन हमलों को अंजाम देने से पहले उनको नाकाम बनाया जा रहा है। कि आज सोपोर बांदीपुरा रोड पे एक आईडी लगाई गई थी, जिसको सुरक्षा फोर्स ने डिटेक्ट करके डिफ्यूज कर दिया। असल में इनका एक ही मकसद होता है कि किस तरह बॉग डाउन किया जाए सिक्योरिटी फोर्स को। वो रोज हर दिन इस बात पे लगे कहीं आईडी न हो, कहीं मिलिटेंट नहीं हो, तो बड़ी तादाद में सुरक्षा फोर्स की तैनाती होती है। इसी वजह से यही अगर देखिए पिछले 30 साल है, खास तौर से पिछले 3 साल से हजारों सुरक्षा फोर्सेस हर दिन यहाँ सड़कों पे गश्त करते हैं, और आज भी उसी कोशिश पे उन्होंने इस आईडी के हमले को नाकाम बनाया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर जीएन साईबाबा समेत सभी 6 दोषियों को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अभी सभी दोषी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के आदेश पर रोक लगा दी है। कल जीएन साईबाबा समेत दूसरे दोषियों को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने बरी कर दिया था और तत्काल रिहा करने का आदेश जारी किया था। इसके बाद इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान जीएन साईबाबा के हाउस अरेस्ट की गुहार को भी ठुकरा दिया और सभी दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। अब इस मामले में 8 दिसंबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि माओवादियों से संपर्क रखने के आरोप में 2017 में सत्र अदालत ने साईबाबा समेत 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। छठे आरोपी को 10 साल की सजा हुई थी। और इस पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर। डीयू के प्रोफेसर रहे जीएन साईबाबा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया है और इस मामले में सभी दोषियों को नोटिस जारी करते हुए 8 दिसंबर को उनसे जवाब मांगा है। दरअसल कल मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने इस मामले में
अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी दोषियों पर जो यूएपीए है वो काफ़ी देर से लगाया गया, उसमें गड़बड़ियां हैं और इसके बेसिस पर सभी दोषियों को बरी कर दिया और ये कहा कि उनको तत्काल रिहा किया जाए। इसके बाद जो महाराष्ट्र सरकार है वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंची और इस मामले की आज छुट्टी के दिन विशेष सुनवाई हुई, जिसमें जो महाराष्ट्र सरकार है उसकी तरफ से वकील तुषार मेहता पेश हुए। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो जीएन साईं बाबा का अपराध है वो काफ़ी गंभीर है, उनके नक्सलियों से संबंध है, उनके अलगाववादियों से संबंध है और उन्होंने नक्सली कमांडरों की मीटिंग करवाई है। इसके साथ में ये कहा कि क्या केवल यूएपीए देरी से लगने से क्या कोर्ट किसी को बरी कर सकता है। इस मामले में मुंबई हाई कोर्ट ने मेरिट्स को नहीं देखा, गुण दोष को नहीं देखा और केवल यूएपीए में देरी को लेकर उन्होंने अपना आदेश सुना दिया। तो इसके बाद जो जीएन साईं बाबा के वकील हैं उन्होंने कोर्ट में कहा कि जीएन साईं बाबा शारीरिक तौर पर अक्षम हैं, वो चल फिर नहीं सकते हैं और उनको हाउस अरेस्ट में रखा जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को ठुकरा दिया। दरअसल कोर्ट ने ये कहा कि जिस तरह का उन पर मामला है, ख़ास तौर पर जब आतंक का मामला होता है तो उसमें दिमाग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जो जीएन साईं बाबा के वकील हैं उनसे ये पूछा कि क्या आपने यूएपीए की मंजूरी को लेकर ट्रायल के दौरान कभी कोर्ट में अलग से अर्जी दाखिल की, तो उन्होंने कहा कि इसको लेकर अलग से कोई भी अर्जी दाखिल नहीं हुई, लेकिन जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था तब उन्होंने इसको लेकर आपत्ति उठाई थी। दरअसल जो जीएन साईं बाबा और जो बाकी के इस केस में दोषी हैं उन पर जो यूएपीए है उनमें जो बाकी के 5 आरोपी हैं उन पर तो यूएपीए तुरंत लगा दिया गया था, लेकिन जीएन साईं बाबा पर गिरफ्तारी के होने के 1 साल बाद यूएपीए लगाया गया और इसी को जो मुंबई हाई कोर्ट है उसने बेस बनाया और उसी के बेसिस पर ये कहा कि जीएन साईं बाबा पर जो यूएपीए लगा है वो काफ़ी देर से लगाया गया था, उसको लेकर गड़बड़ियां हैं और उसी के बेसिस पर उनको बरी कर दिया गया था और बाकी आरोपी भी इस केस में बरी हो गए थे। लेकिन अब जो जीएन साईं बाबा को लेकर जो महाराष्ट्र सरकार है उसने कोर्ट में दलील दी कि क्या केवल इस बेस पर आप किसी को बरी कर सकते हैं, क्या जो इस केस की मेरिट्स हैं उनको नहीं देखा जाना चाहिए। ये सारी बातें कोर्ट में रखी गईं और कोर्ट ने इन दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ये माना कि जीएन साईं बाबा के खिलाफ जो मामला है, जो उनके खिलाफ आपराधिक गतिविधि का मामला है वो काफ़ी गंभीर है और ऐसे में उनको हाउस अरेस्ट की परमिशन भी नहीं दी जा सकती है और कोर्ट ने कहा कि उनको फ़िलहाल जेल में रहना होगा और अब 8 दिसंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने ये भी कहा कि चाहें तो जीएन साईं बाबा कोर्ट में ज़मानत के लिए अर्जी दाखिल कर सकते हैं, तो ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। तो इस पूरे मामले में जो दोषी हैं उन सभी से लिखित जवाब मांगा गया है। 8 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। उस सुनवाई के बाद देखना है कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जो जीएन साईं बाबा के खिलाफ केस है वो काफ़ी गंभीर है। ऐसे में मुंबई हाई कोर्ट के फैसले की विस्तृत जांच की आवश्यकता है और सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना है कि क्या अगर यूएपीए में को लगाने में देरी होती है तो क्या उसके बेसिस पर किसी को बरी किया जा सकता है। तो इसकी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर 8 दिसंबर से सुनवाई करेगा। नई दिल्ली से कैमरामैन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हाईकोर्ट के द्वारा टेक्निकल ग्राउंड पर ऐसे लोगों को छोड़ा जाना दुखद था। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के उस निर्णय को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जिसमें माओवादियों से संबंध रखने वाले, उनको मदद करने वाले प्रोफेसर साईं बाबा को एक्विट किया गया था। मैंने कल भी इस बात पर बहुत निराशा जताई थी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस प्रकार से समाज और देश विरोधी कार्रवाई करने वाले को छोड़ा जाना ये बहुत ही दुर्दैवी था। लेकिन इस बात का मुझे बहुत समाधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी, आज उस हाईकोर्ट के निर्णय को सस्पेंड किया। आगे एक कानूनी लड़ाई होगी, उसमें हम सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएंगे।
जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डुप्लीकेट ओबीसी बताया है। ललन सिंह ने कहा कि पीएम बहुरूपिया हैं, वो घूम घूम कर खुद को पिछड़ा वर्ग का बताते हैं, लेकिन वो असल में ओबीसी नहीं डुप्लीकेट हैं। ललन सिंह ने पटना में जेडीयू दफ्तर में आयोजित एक मिलन समारोह में ये बात कही। इस दौरान ललन सिंह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने कहीं पर भी चाय नहीं बेची है और वो ढोंग कर रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष ने कहा कि बहुरूपिया जैसे 12 दिन में 12 रूप बदलता है, पीएम भी ठीक वैसे ही हैं, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों के बीच आकर उनका चेहरा बेनकाब हो गया है। वहीं पीएम के इस अपमान पर बीजेपी ने ललन सिंह पर निशाना साधा है। अब बताइए ना, 2014 के चुनाव में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम कर कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है? गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर लिया। इतना डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल कहां से आ गया? ये चाय बेचने वाला ढोंगी है, ये चाय नहीं बेचता है, चाय बनाने तो आता ही नहीं है, तो चाय बेचेगा कहां से? प्रधानमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं, कोई टिप्पणी बहुरूपिया कर रहे हैं, तो राजद किस तरह तो घुमा के करेंगे क्या? आप बताइए ना, तो घुमा के करेंगे तो उन्होंने क्या बोला? सही तो बोला है। और बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शर्मनाक है। आज तक किसी ने भी पीएम के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ललन सिंह वही हैं जो चारा घोटाले में पिटिशनर थे, याद होगा आपको। 5 मामलों में लालू जी और सहयोगियों को सजा हो गई है। आज वो उसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। पूरे रेलवे घोटाले को लेकर वो काफी सक्रिय थे। जमीन दो और रेलवे नौकरी प्राप्त करो, जब लालू जी थे रेल मंत्री। आज वो कहते हैं सब फरेब है, सब झूठा है। लेकिन जैसे शब्दों का प्रयोग उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के बारे में किया है, उसकी मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। ये शर्मनाक है। आज तक आजाद भारत में भारत के प्रधानमंत्री कोई भी हो, उनके बारे में इस तरह की सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की गई है, और वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का 38वां दिन है। आज राहुल गांधी की ये यात्रा कर्नाटक के हलकुंडी गांव से शुरू हुई। आज की ये यात्रा इस मामले में खास रही क्योंकि आज की यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। हालांकि राहुल गांधी ने पहले ही साफ किया है कि अध्यक्ष पद के चुनाव में वो किसी का समर्थन नहीं करेंगे। इसके अलावा इस यात्रा में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। राहुल गांधी की ये यात्रा 150 दिनों की है, जिसमें 21 दिनों तक ये यात्रा कर्नाटक में रहेगी। हमने इस यात्रा को नाम भारत जोड़ो यात्रा दिया क्योंकि हमें लगा और करोड़ों लोगों को लग रहा है कि बीजेपी आरएसएस की विचारधारा, नफरत की विचारधारा, हिंसा की विचारधारा देश को बांट रही है, देश को कमजोर कर रही है। हिंदुस्तान पर यह एक प्रकार का आक्रमण है। भारत देश में मेले इधर तरफ धारी है। यह देशभक्ति नहीं है, यह देश के खिलाफ काम किया जा रहा है। दिवाली आने वाली है और इसके चलते बाजार में खरीदारी के लिए भीड़ भी बढ़ने लगी है। बाजारों में कैसा है माहौल और क्या कोरोना के न होने से व्यापार बढ़ा है, बता रही हैं हमारी सहयोगी मानसी जोशी। त्योहारों का सीजन आते ही बाजारों में जो रौनक है वो फिर से लौट आई है और इस समय हम लोग लाजपत नगर मार्केट यानी दिल्ली के सेंट्रल मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ आप चारों ओर देख सकते हैं किस तरीके से लोग शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, खरीदारी के लिए आ रहे हैं। आने वाले त्योहारों को लेकर लोग काफी ज्यादा खुश हैं, अलग अलग तरीके के सामान खरीद रहे हैं, जैसे दिए या फिर सजावट का सामान या नए कपड़े। और दिवाली को लेकर लोग जो है वो खास यहाँ पर उत्साहित है। यहाँ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात भी करेंगे। मैम, दिवाली की जो शॉपिंग है पिछले 2 साल के बाद फिर से ये चीजें दोबारा आई हैं, तो किस तरीके से आप इसे क्या खरीदारी करने आए हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं?
इस बार मेरे ख्याल से कोविड के टाइम पर सबको इस चीज का काफी इंतजार था कि मार्केट जो है वो काफी अच्छे से खुले, तो जो भी डेकोरेशन का सामान है, घर की सजावटों का सामान है, वो बहुत अच्छा मिल रहा है यहाँ पर। मैंने तो दिवाली की सारी डेकोरेशन का सामान ऑलमोस्ट यहीं से लिया है। तोरण हो गया, बंधनवार हो गया, आप ऑलरेडी देख सकते हो हमारे हाथ फुल हैं। तो बहुत अच्छा वैरायटी है यहाँ पे दिवाली के लिए एंड मुझे तो बहुत पसंद आया। मतलब मैं कोविड के बाद आई थिंक 2 साल बाद आ रही हूँ यहाँ पे। तो जो खरीदार है उनका तो ये कहना है, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो ये सामान बेच रहे हैं, जो दिवाली में जिन्होंने स्टॉल लगाई, उनसे भी बात करने की हम बात करते हैं। सर, यहाँ पर अभी इस समय पिछले 2 साल से कोविड था, तो उसके मुकाबले अभी इस तरह के किस तरीके से यहाँ पर खरीदार आ रहे हैं? मार्केट में इस टाइम पे शॉपिंग तो कस्टमर कर रहा है, लेकिन इतना हाई फाई कस्टमर अभी चल नहीं रहा है। नॉर्मली कस्टमर इस टाइम पे है, इतना वो डिमांड पहले जैसे जो कोविड से पहले जो परचेजिंग होती थी वो इतनी परचेजिंग अभी नहीं है। तो अभी किस तरीके की मतलब कोविड से पहले किस तरीके का सामान खरीदा जा रहा था जो आप कह रहे हैं अभी परचेजिंग नहीं है? इससे पहले मार्केट में जो होता परचेजिंग वगैरह कस्टमर अच्छी तरह से कर रहा था, मार्केट की अच्छी से सेल वगैरह होती थी। अभी इतना वो नहीं है इसके अंदर। सेल में भी फर्क आया? सेल में भी फर्क है। तो कस्टमर्स पिछले बार के मुकाबले या पिछले 2 साल के मुकाबले? उसके मुकाबले कम है कस्टमर। तो कस्टमर्स का कहना है कि वो लोग यहाँ आके खुश हैं 2 साल के बाद जो दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले हैं अपने घरों से। लेकिन दूसरी तरफ जो दुकान वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनका कहना यह है कि कोविड से पहले जिस तरह कस्टमर्स आया करते थे उस तरीके से कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। सेल में भी काफी ज्यादा फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी चारों ओर दिवाली की रौनक है। हर तरफ लोग शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट से अपने सहयोगी मोहम्मद मुरसलिन के साथ मैं मानसी जोशी, NDTV इंडिया।